हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आइल में स्वागत है। तो बेसिकली आज हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ, और ये लेक्चर 1 है, मतलब ये फर्स्ट वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के केस स्टडी का। क्लियर है? तो जैसा सबको पता चल चुका होगा, पैटर्न में इस बार जो चेंज किया गया है वो कि क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स पेपर में 2 केस स्टडी रहेगा। ठीक है, 2 केस स्टडी जिसमें 2 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, 5 पार्ट्स होंगे। दोनों क्वेश्चन में 5 में से कोई भी 4 पार्ट सॉल्व करना होगा, मतलब 2 केस स्टडी आपके 8 मार्क्स के हो गए, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमने केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखा नहीं है, पैटर्न में पहली बार आया है, तो आपके प्रैक्टिस में नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है कि क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात बता दूं कि केस स्टडी के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको केस स्टडी के लिए अलग से कोई फॉर्मूला, अलग से प्रॉपर्टीज़, अलग से टॉपिक पढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन बनेगा, बस काइंड ऑफ पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन बनेगा, बस लैंग्वेज को समझना होगा और कुछ नहीं है। क्योंकि लैंग्वेज के फॉर्म में दे देंगे बहुत बार, या हो सकता है बहुत बार वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे दे, बस उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, किसी बड़े क्वेश्चन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बनाया गया, सबसे पहली बात तो मार्क डिक्रीज करने के लिए नहीं। तो बस आपको 10 15 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, समझ में आ जाएगा क्या है केस स्टडी में, कुछ नया नहीं है। क्लियर है? तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल प्रेशर मत लेना केस स्टडी के लिए, बिल्कुल अलग से। इससे मार्क्स आपका इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, बस ध्यान रखना। बस प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मूले पे फोकस करना है। बस समझ लो किस चैप्टर का केस स्टडी है, उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलेज को दिमाग में ले आओ, बस उसी से सॉल्व करना है। क्लियर? और दूसरी बात, ये तो हो गया कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट नहीं आएगा। ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कोविड की वजह से हो सकता है पेपर सिंपल बने। और दूसरी बात, जिस साल पैटर्न चेंज होता है उस साल वैसे भी पेपर थोड़ा सिंपल बनता है, मॉडरेट बनता है, एवरेज बनेगा या इजी बनेगा, डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सेकंड, चैप्टर की बात करें तो जो सीबीएसई सैम्पल पेपर ने, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, उसमें भी उन्होंने प्रोबेबिलिटी और एओडी के केस स्टडी को फोकस किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली केस स्टडी जो बनेगा आपका, वो प्रोबेबिलिटी और एओडी चैप्टर से ही बनना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और चैप्टर का केस स्टडी अगर आपके पास प्रैक्टिस करने को मिलता है तो आप नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम चांस यही है, या बोल दो कि मतलब कि प्रोबेबिलिटी और एओडी के क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो केस स्टडी के। ठीक है, उसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं 2 चैप्टर को टारगेट करना है, जिन चैप्टर का मिलता है करो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है प्रोबेबिलिटी एंड एओडी। क्लियर? चलो अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 12th का फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ केस स्टडी पे। हर केस स्टडी पे, हर लेक्चर में हम लोग एक दो केस स्टडी सॉल्व करेंगे, बस 2 देखते जाओ। वीक में 3-4 लेक्चर भी देख लोगे तो आपका 6-7 केस स्टडी कवर हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। इन ए स्कूल, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज पढ़ो, उसका सिर्फ क्वेश्चन में फोकस करना है। इन ए स्कूल टीचर आस्क अ क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट, रवि, मोहित, सोनिया। ठीक है, कोई स्कूल, किसी स्कूल की बात हो रही है, टीचर ने रवि, मोहित, सोनिया से क्वेश्चन पूछे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय रवि, मोहित एंड सोनिया, मतलब कि रवि के थ्रू जो क्वेश्चन सॉल्व होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है, मोहित के थ्रू जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए 25% है, सोनिया के थ्रू 45%। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर, अब सॉल्व हो जाए, दूसरा क्या है एरर, बाय रवि, मोहित एंड सोनिया आर 1%, 1.2% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन गिवन है प्रोबेबिलिटी का, और कुछ नहीं है। अब क्या है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय सोनिया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दैट एरर इज कमिटेड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन गिवन दैट क्वेश्चन इज सॉल्व बाय सोनिया। अब उन्होंने ये बोल दिया कि क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो सोनिया ने किया है, ये गिवन है। तो ये गिवन है, तो ऐसे ही अगर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते तो भी समझ में आ जाता। उन्होंने ये बोल दिया कि क्वेश्चन अटेम्प्ट सोनिया ने किया है। अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एरर करेगी, ये पूछा गया फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले तो हम बना लेंगे इवेंट अपना। तो हमने बना लिया कि इवन जो इवेंट है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तुम लोग कंप्लीटली लिख लेना, वो है क्वेश्चन सॉल्व बाय रवि। इवन जो इवेंट है वो क्वेश्चन सॉल्व बाय रवि का है। तो पी ऑफ इवन गिवन है,
कि रवि जो क्वेश्चन सॉल्व करता है इसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। क्लियर? तो 30/100, जिसको हम 0.3 भी लिख सकते हैं। E2 हमने मान लिया क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित। E2 क्या है? क्वेश्चन सॉल्व बाय मोहित। हम तो P ऑफ E2 गिवन है, कितना चांस है? 25%, मतलब 25/100, ठीक है, 0.25। E3 मान लिया क्वेश्चन सॉल्व बाय सोनिया। तो P ऑफ E3 कितना गिवन है? P ऑफ E3 गिवन है 45%, तो 45/100 मतलब 0.45। अब जो यहाँ पे क्या था, एरर की बात हो रही है, तो हम एक इवेंट मान लेंगे A। ये क्या है? फॉर एरर मेकिंग, इवेंट ऑफ क्वेश्चन हैज सम एरर, इवेंट क्वेश्चन हैज सम एरर, ये मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ मैं आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा, बस केस स्टडी करवा रहा हूँ। तो ये मान के चल रहा हूँ, आपको फॉर्मूलेज याद हैं, प्रॉपर्टीज़ याद है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा सबका, सब लोग रिवीजन में लग चुके होंगे। तो अगर अभी भी फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज़ याद करके नहीं बैठे हो तो टाइम वेस्ट कर दो, कम से कम इतना तो करके बैठ जाओ। अब ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन था, एक ये भी देखो इन्फॉर्मेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर बाय रवि, कि अगर रवि क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वो एरर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1%। तो यहाँ पे ये गिवन था कि एरर कमिटेड बाय रवि, मतलब रवि ने अटेम्प्ट किया और वो एरर हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1%। 1% मतलब 1/100 हो गया, ये 1%। सिमिलर वे में P ऑफ A/E2 भी गिवन है, कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मोहित ने और वो एरर हुआ 1.2%। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.2/100, 12/1000 छोड़ दिया। और नेक्स्ट है P ऑफ A/E3। तो काइंड पूरा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया, मतलब क्वेश्चन सोनिया ने अटेम्प्ट किया है और वो एरर हो, इसका 2% चांसेस, 2/100। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हो गया, आप क्वेश्चन कुछ भी पूछे प्रोबेबिलिटीज से, सब कुछ तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला में रखोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन सॉल्विंग अ क्वेश्चन गिवन दैट, क्या गिवन है? कि क्वेश्चन इज सॉल्व बाय सोनिया, क्वेश्चन सोनिया ने सॉल्व किया है, मतलब E3 गिवन है। और क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एरर की, मतलब P ऑफ A/E3 निकालनी है। वो कितना हो जाएगा? 2/100। सो सीधा आ गया वो 2/100, मतलब 0.02, 0.02। तो इन्फॉर्मेशन से ही एक बार तुम्हारा सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये है सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया सॉल्व द क्वेश्चन एंड कमिटेड एन एरर इज। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे अगर P ऑफ A/E3 हम निकालते फॉर्मूले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन E3 अपॉन P ऑफ E3, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि सोनिया ने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड एरर कमिट हुआ है, मतलब सोनिया सॉल्व भी कर रही है और एरर भी हो रहा है। तो इंटरसेक्शन पूछा गया, मतलब P A इंटरसेक्शन E3 पूछा गया है। तो वो क्या हो जाएगा? P ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A/E3। इसको यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, समझना, बीच में एंड आया था, तो कुछ नया नहीं है, इसी फॉर्मूले पे दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तो ये P ऑफ E3 कितना गिवन है? P ऑफ E3 तुम्हारे पास है 45/100। क्लियर? तो 45/100 हमने रख दिया, और P ऑफ A/E3 कितना है? 2/100, ये हमने रख दिया, सॉल्व किया, 0.009 आ जाएगा। क्लियर? 0.009 ऑप्शन बी मैच कर गया। यहाँ तक क्लियर? चलते हैं आगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है? मेरी बातों को भी सुनते रहना ध्यान से, ठीक है? जो मैं लिख रहा हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बात पे फोकस करना। थर्ड क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर, मतलब P ऑफ A निकालना है, सिंपल सी बात है। तो P ऑफ A क्या हो जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये हो जाएगा
पी ऑफ ई वन मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस पी ऑफ ई टू मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई टू। यही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर पता नहीं है तो लिख लो ई थ्री मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई थ्री, ये ठीक है। यहाँ वैल्यू रखेंगे, ई वन की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई वन 1 अपॉन 100। बस ऊपर देखते जाओ, इन्फॉर्मेशन गिवन है। प्लस पी ऑफ ई टू कितना है, पी ऑफ ई टू तुम्हारे पास है 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन ई टू, ए अपॉन ई टू 1.2 अपॉन 100, ठीक है। सिमिलर वे में पी ऑफ ई थ्री 45% मतलब 45 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई थ्री 2 अपॉन 100। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ऐसे कितना आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 0.003। देखो कैलकुलेशन खुद से करना, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए तो वो अलग बात है। ये हो जाएगा तुम्हारा तो इनको ऐड किया, ये आ जाएगा 0.015। क्लियर है। मतलब 0.09, 0.03, 0.03 ऐड किया 9, 3, 12, 15 तो 0.015। ये ऑप्शन में है नहीं, देख लेना 0.15 आएगा कि 0.015 आएगा। मेरे ख्याल से यही आ रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में मेरे ख्याल से यहाँ पे 0.10 आना चाहिए, 0.015 होना चाहिए था, ये नहीं है। क्लियर, तो इसको सही कर लेना। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। इसको बेस थ्योरम से कंफ्यूज मत करना। तो थर्ड भी तुम्हारा हो गया। चलते हैं, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फोर्थ पार्ट में फोर्थ क्या कह रहा है, इफ़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन इज चेक्ड बाय टीचर, टीचर ने चेक किया, ठीक है, एंड हैज सम एरर, और उसमें कुछ एरर भी है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व बाय रवि। अब देखो यहाँ पे ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। वो बेस थ्योरम में क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में एरर है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि रवि ने सॉल्व नहीं किया होगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन में एरर है और वो निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी जो रवि ने सॉल्व किया होगा, उसको 1 से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये बात करें पी ऑफ ए अपॉन ई वन की, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सॉरी हम निकाल लेंगे यहाँ पे पी ऑफ ई वन अपॉन ए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्वेश्चन में एरर है और कमिटेड बाय रवि, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड करना है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एरर तो है लेकिन नॉट कमिटेड बाय रवि, प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि, रवि ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। तो बेसिकली तुमसे ये पूछ रहे हैं, ये पी ऑफ ई वन नॉट अपॉन ए। तो कुछ नहीं है, ये निकाल लो बेस थ्योरम से और इसमें 1 से माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई वन अपॉन ए। तो हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ई वन अपॉन ए निकाल के उसको 1 से माइनस कर दो, वो आ जाएगा पी ऑफ ई वन नॉट अपॉन ए। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे नॉट वर्ड लग गया। प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व्ड बाय रवि, सॉल्व्ड बाय रवि होता तो सीधा पी ऑफ ई वन अपॉन ए निकाल लेते हैं, नॉट है तो 1 माइनस कर रहे हैं। तो पी ऑफ ई वन, अब यहाँ पे ठीक है, इसको हटा दिया, लगाया बेस थ्योरम, तो पी ऑफ ई वन अपॉन ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई वन अपॉन ए हो जाएगा तुम्हारा, अगर हम बेस थ्योरम की बात करें तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई वन मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई वन अपॉन पी ऑफ ई वन मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस
मतलब जो हमने थर्ड पार्ट में निकाला था नीचे क्या था, टोटल प्रोबेबिलिटी आता है P ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ A अपॉन E3। ये ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ये जो भी वैल्यू आ रही हो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करना, ठीक है। P ऑफ E1 क्योंकि इसने कहा था कि नॉट सॉल्व, तो इसको जो भी वैल्यू, मान लो ये वैल्यू x आ गई, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान लो ये x आ गई, ठीक है, मैं लास्ट में तुम्हें आंसर बता दूंगा। मान लो ये x आ गया, ये x आ गया, हमें निकालना है P ऑफ E1 नॉट अपॉन A, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E1 अपॉन A। तो ये x आ रहा है तो 1 माइनस x कर देंगे, बस यहाँ पे वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सर 0.98 आएगा, देख लेना। ये मैंने जहाँ से उठाया क्वेश्चन वहाँ पे आंसर यही गिवन है, तो मैंने सॉल्व नहीं किया है। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट देख लेना, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, उसमें तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करना पड़ेगा एग्जाम में। क्लियर? चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है? Let A be an event of committing an error in solving the question and let E1, E2, E3 be the event that Ravi, Mohit and Sonia solve the question and the value of। किसका वैल्यू पूछा गया है? समीशन ऑफ P ऑफ EI अपॉन A। मतलब इसको अगर देखो यहाँ पे बहुत बच्चे समझ नहीं पाते अगर समीशन के फॉर्म में गिवन होता है। इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो मतलब ये पूछें P ऑफ E1 अपॉन A प्लस P ऑफ E2 अपॉन A। एक बार हमने E1 अपॉन A कर दिया, I को 1 रखा, एक बार I2 को 2 रखा और एक बार I को 3 रखेंगे, क्योंकि I की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जा रही है। ये पूछ रहे हैं वो, ठीक है। अब मैं बात करूं P ऑफ E1 अपॉन A की बात करूं, वो क्या होता है? P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A अपॉन E1 अपॉन P ऑफ E1 P ऑफ A अपॉन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A अपॉन E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A अपॉन E3। ये हो जाएगा पूरा, प्लस P ऑफ E2 अपॉन A करेंगे। देखो ये नीचे की वैल्यू ना, इसको मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। इसको हमने मान लो ये x है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी यही है, x है, तो P ऑफ E2 अपॉन A लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? P ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A अपॉन E2 अपॉन x। नीचे यही आएगा बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस P ऑफ E3 अपॉन A क्या हो जाएगा? P ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A अपॉन E3 अपॉन x। तो ये भी x है, तो नीचे डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, तो कॉमन ये नीचे x आ जाएगा, और ऊपर क्या है? P ऑफ E1 मल्टीप्लाइड P ऑफ A अपॉन E1 आ जाएगा, प्लस P ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A अपॉन E2 आ जाएगा, प्लस P ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A अपॉन E3 आ जाएगा। तो ऊपर और नीचे का टर्म बिल्कुल सेम हो जाएगा, ऊपर भी x बन जाएगा, लिख के देख लेना, तो कैंसिल आउट होकर ये 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट अगेन वही है, अगर मैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर दूं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, आप लोग देखने में बोर हो जाओगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने एक क्वेश्चन किया है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। क्लियर है? तो मैं जल्दी से अपना नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूंगा। तो बस अब डेली बेसिस पे एक एक पार्ट देख लो, 5-10 मिनट लगेगा, उससे एक एक क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, साथ में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भी क्लियर होती जाएगी। अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम केस स्टडी चैप्टर का भी रिवीजन होता जाएगा, इस चीज़ पे भी फोकस करना। लेकिन हाँ, बस तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें फॉर्मूलेज और प्रॉपर्टीज देख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पहले। ये नहीं कि हमने क्वेश्चन देखा फिर हमने सर्च किया फॉर्मूलाज फिर अप्लाई कर दे, नहीं। फॉर्मूला तुम्हें देखना है, पहले देख लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन करने बैठो। क्लियर है?
तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज हम लोग एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।